हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता है जितनी भी क्लासेस हुई है उसमें हमने 3 सेट फिर से खत्म कर लिए हैं अनसॉल्व के। तो आज हम बढ़ते हैं चौथे सेट की ओर। और आप जानते हो चौथे सेट में हम सबसे पहले अब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको जल्दी से खत्म कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो तो इन दोनों कणों में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा या प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आपकी एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है और दूसरा किसके लिए बात की जा रही है बेटा? प्रोटॉन के लिए। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश समान होता है, तो इसके पे आपको पता है दोनों पे चार्ज सेम होता है, तो क्यों इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा। अब आपसे कहें दोनों को आपको पता है समान विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? सेम है। अब आप बताओ खुद यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो गतिज ऊर्जा का जो आप सूत्र जानते हो क्या होता है बेटा? E k इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। और आप जानते हो दोनों के लिए ही सेम है, इसका मतलब आपको पता है पहला वाला ऑप्शन तो आपका सही नहीं हो सकता है। दूसरा आपसे कह रहा है प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। तो आपको वेग का एक फार्मूला याद होगा, यहाँ पर वेग का v का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टू डेल्टा वी क्यू बाई एम। ये फॉर्मूला होता है ना बेटा। अब आप खुद यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम ध्यान दें कह रहे हैं प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, तो ऐसे हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आपको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है। तो अगर आपको यहाँ से देख के पता भी चला होगा कि अगर द्रव्यमान अधिक है तो वेग क्या होगा बेटा? वेग आपका कम होगा। इसका मतलब प्रोटॉन का वेग अगर अधिक होगा तो आप जानते हो इसका वेग क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब आप जानते हो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा। अब आप इस चीज को समझिए, यहाँ पर तो संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। कितना होता है बेटा? m इंटू वी। अब आप यहाँ पर थोड़ा देखें तो v की बात हम बाद में देख लेंगे वहां से। अगर हम देखें यहाँ पर तो अगर ध्यान दें तो संवेग बराबर होता है कण का द्रव्यमान गुणे वेग। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कण का द्रव्यमान के हिसाब देखें तो आपको पता है जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जितने भी मूल कण होते हैं, उनमें सबसे हल्का कण होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होगा। और आपको पता है अगर द्रव्यमान कम होगा तो संवेग भी क्या होगा? यहाँ पर कम होगा। इसका मतलब आप जानते हो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। देखते हैं लास्ट ऑप्शन की ओर। कह रहा है प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। तो आप खुद जानते हो प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होगा। और आप जानते हो जब द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग का मान भी क्या होगा? अधिक। इसका मतलब आपका लास्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, जिसमें आपसे कह रहे हैं प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा, क्योंकि आप जानते हो P बराबर होता है m इंटू वी। और अगर m का मान ज्यादा है तो v का मान भी क्या होगा? ज्यादा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि विद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो आप जानते हो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है इसमें कौन सा सही होगा। तो चलिए एक रफली फिगर बना लेते हैं इसके लिए। एक सेल है और आप जानते हो इसके एक आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना दिया गया है? स्मॉल आर। हम अपनी तरफ से मान रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल आर। सेल का विद्युत वाहक बल आप जानते हो ईएस को ईएमएफ कहते हो आप इंग्लिश में। बाहर एक प्रतिरोध लगा हुआ जिसका आप जानते हो बाह्य प्रतिरोध कितना दिया गया है? यहाँ पर जो बाह्य प्रतिरोध है आर। इसके सिरों पर जो विभवांतर आप जानते हो टर्मिनल विभवांतर इसी को कहते हैं। तो किससे दिखाया जा रहा है इसको? वी से। तो आपसे पूछे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। बड़ा वाला टर्मिनल आप जानते हो यहाँ प्लस के लिए होता है, ये प्लस टर्मिनल होता है। और आपको पता है छोटा वाला जो होता है किसके लिए होता है? माइनस के लिए होता है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा होगा सेल के केस में क्या होता है बेटा फॉर्मूला? तो E इज इक्वल टू होता है V प्लस आई आर। ठीक है। अब आप जानते हो प्लस में तो इधर कहाँ में आएगा बेटा? एक माइनस में इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब अगर हम ध्यान दें टर्मिनल विभवांतर केस में तो यहाँ पे अगर करंट सेल से आई मिल रही हो तो इसमें जाएगी और ये ऐसे लौट आएगी। तो ओम के नियम से देखेंगे तो V बराबर कितना होता है बेटा? V बराबर होता है आई इंटू आर। कितना होता है? V बराबर आई इंटू आर। अब अगर आप यहाँ वैल्यू को रखो, आई की वैल्यू निकाल के यहाँ से रख दो तो आई बराबर कितना आएगा आप खुद बताइए? तो आई बराबर आएगा V बाई आर। इसको यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा? V बाई आर इंटू आर। अब आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? ये E माइनस वी। ये इधर भाग में इधर कहाँ में आएगा बेटा? गुणे में। और इधर गुणे में इधर कहाँ में आएगा? भाग में। तो आपका ये एकदम सही ऑप्शन होगा। आपको पता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। आप जानते हो सेल के केस में यह फार्मूला होता है E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, जहाँ E सेल का विद्युत वाहक बल है,
V आप जानते हो टर्मिनल विभवांतर है, I सेल से बहने वाली धारा है और R आप जानते हो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको टिक कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। आप जानते हैं इस ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा रहा है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय कितनी होती है। जानते हो बेटा, अगर हम प्रेरकत्व की बात करें तो कुंडली से समझ सकते हैं इसको, कुंडली के फेरों की संख्या, जिसको आप यहाँ पर कुंडली को L से दिखाते हो। तो आप जानते हो औसत शक्ति क्षय अगर हम देखें प्रेरकत्व के केस में तो कितनी होती है बेटा, यहाँ पे आप जानते हो कितनी होती है, शून्य। कितनी होती है बेटा यहाँ पर औसत शक्ति क्षय? शून्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो फाई की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। कितनी होती है बेटा यहाँ पे फाई की वैल्यू? 90 डिग्री। अब आप देखोगे यहाँ पर तो ये VL और ये इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो क्या होता है पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। और अगर हम ध्यान दें कॉस फाई की वैल्यू कितनी रखोगे आप यहाँ पर, तो कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर रखोगे आप 90 डिग्री। और किसी भी चीज को आप जानते हो VRMS IRMS इंटू कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब आप इसको 0 से गुणा कर दोगे तो सब कुछ कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब आपको पता है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय कितनी होगी, शून्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, चौथा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जानते हो चौथे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 कक्ष से n बराबर 4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। यदि वर्ग नियतांक हो तो इससे संलग्न तरंग दैर्ध्य होती है। तो आपको पता है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। अब आप जान रहे हो कहां से कहां जा रहा है बेटा, तो आपको पता है n बराबर 2 से, तो n1 बराबर 2 और n2 बराबर कितना रखोगे आप यहाँ पे, 4। फिर रख दीजिए इस वैल्यू को यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना होगा बेटा, इस चीज को आप समझे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। आपको पता है 16 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 16। 4 चौक 16, 16 एकम 16, कितना हो जाएगा बेटा, 3r/16। ये किसके बराबर है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू 3r/16। यहाँ से अगर आप लैम्डा क्यों निकालोगे कितना है, पलट के लिख दो इसको आप, तो आएगा 16/3। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर लैम्डा की, तो जो आपकी तरंग दैर्ध्य है वो कितनी आएगी, 16/3। और यही आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद रखने हैं। आर आप जानते हो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, n1 आपकी एक कक्षा का मान है, n2 आप दूसरी कक्षा का मान है। जो यहाँ पर दिया गया था एक कक्षा का की वैल्यू दी गई थी आपको 2, दूसरे की कितनी दी गई थी, 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे भी आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपको पता है ध्वनि तरंग, ऊष्मा तरंग, जल तरंग और रस्सी में उत्पन्न तरंग। आपको पता है यहाँ पर आपको जो भी एग्जांपल दिए गए अगर आप देखो तो इनमें सिर्फ एक ही ऐसी तरंग है जो कौन सी तरंग है बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। और वो कौन सी तरंग है, ऊष्मा तरंग। कौन सी तरंगे बेटा, आपको पता है माइक्रोवेव भी आपको पता है, माइक्रोवेव से जो तरंगे मिलती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपको पता है यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा बेटा, ऊष्मा तरंगे। इस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। चलिए बढ़ते हैं सेट के लास्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। जानते हो आप इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण वस्तु के दोगुनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी। आपके ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं जिसमें आपको सॉल्व करना है, आपको टिक लगाना चाहिए। देखते हैं फोकस दूरी आपको दी गई है, तो आप जानते हो अवतल दर्पण का केस है, तो हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं जिसकी फोकस दूरी कितनी दी गई। तो आप जानते हो अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस, फोकस दूरी किस में ली जाएगी, माइनस में। तो ये आप जानते हो माइनस का 20 सेंटीमीटर। वस्तु के कह रहे हैं दोगुनी नाप का, इसका मतलब आप जानते हो यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन दिया जिसको कहते हो आप रेखीय आवर्धन m बराबर 2। ध्यान रखना अगर आपसे वास्तविक प्रतिबिंब कह रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि आपको किस में लेना है, हमको माइनस में। लेकिन अगर आपसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जा रहा है तो इनको किस में लेना है, आपको प्लस में। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, काल्पनिक। ये चीज आप ध्यान रखना बेटा, चाहे लेंस का केस हो चाहे दर्पण का केस हो। तो m बराबर आपने जो सूत्र पढ़ा वो होता है माइनस v/u। m की वैल्यू है 2 माइनस v/u, और यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2u।
ठीक है। अब आप बराबर 2 होगा, क्योंकि आपको पता है चाहे वास्तविक प्रतिबिंब का केस होगा, अगर यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कहा जा रहा है तो m को आप किस में लोगे, माइनस में। लेकिन अगर काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए कह रहे हैं तो m को किस में लोगे आप, प्लस में। तो यहाँ हमको हमने प्लस में कंसीडर किया है, प्लस का 2 लिया, m बराबर माइनस v बाई यू। और यहाँ v की वैल्यू आपने निकाला तो कितनी आई बेटा, v की वैल्यू आपकी आई है माइनस का 2u। कितनी आई है v की वैल्यू, v की वैल्यू आई है माइनस का 2u। अब आप जानते हो अगर दर्पण और के प्रतिबिंब का फार्मूला अगर लगाएं तो दर्पण के लिए क्या फार्मूला होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी बेटा, 1/- का 20 इज इक्वल टू 1/- का 2u प्लस यहाँ आप जानते हो कितना हो जाएगा 1/u माइनस 1/20 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2u माइनस का 1 प्लस का 2। तो माइनस 1/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा अपॉन 2u, 2 1 जा 2 2 10 जा कट जाएगा आपका। यहाँ से कितने आएगी बेटा वैल्यू, यहाँ से u की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। जहाँ पे आप समझ रहे हो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। इसको टिक कर लीजिए, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आपका सेकंड जो ऑप्शन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा। तो आप जानते हैं बेटा इसमें अगर आप क्वेश्चन को समझो तो एक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के भीतर कितने वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, तो इस बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, ये प्लस q और ये माइनस q। फिर आप जानते हैं दूसरा यहाँ पर प्लस q और ये माइनस q। इसी तरह बहुत सारे रखे हुए, टोटल n द्विध्रुव रखे हैं। कितने रखे हैं बेटा, n द्विध्रुव। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है गॉस के प्रमेय से, आप जानते हो गॉस के प्रमेय से क्या होता है बेटा, गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई उस पृष्ठ पर उपस्थित नेट आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब अगर नेट आवेश की बात करें तो सारे को आप जोड़ोगे, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो आप सबको जोड़ते जाओगे इनटू 1/ε0 कहाँ तक, n बार। तो आप जानते हो n बार आप जोड़ोगे तो आपको पता है प्लस माइनस सब कट जाएगा, कितना बचेगा 0। क्योंकि आपको पता है जितने प्लस क्यू है उतने क्या है यहाँ पर माइनस क्यू है। और आपको पता है 0 से किसी भी चीज को अगर आप गुणा कर दोगे आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब इस प्रश्न से आपको पता है कोई भी विद्युत फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना होगा 0। क्वेश्चन आसान था, पूछा गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप माइंड में रखिएगा। एक नंबर में आप जानते हो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका दूसरे का जो खा नंबर क्वेश्चन है, आप जानते हैं दूसरे पार्ट का क्या कह रहा है बेटा, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र 8 गुणे 10 की घात -6 साइन 2 पाई 10 की घात 11 t प्लस 300 पाई x द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है, कितना दिया गया बेटा यहाँ पर, तो b बराबर लिख सकते हैं हम 8 गुणे 10 की घात -6 साइन 2 पाई 10 की पावर 11 t प्लस 300 पाई x। तो आप जानते हो किससे कंपेयर करेंगे, b बराबर b नॉट साइन को लिखा वैसे लिखना है आपको 2 पाई, इसको लिखना दीजिए आप 10 की पावर 11 t प्लस 300 पाई x। तो आपको पता है b नॉट की वैल्यू कितनी है, b नॉट की वैल्यू है 8 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। कितनी है बेटा, 8 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। अब आपको क्या निकालना, आपको ई नॉट की वैल्यू निकालनी, तो कितना होता है बेटा, C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला है विद्युत चुंबकीय तरंग का। कितनी वैल्यू दी गई है, 3 गुणे 10 की घात 8 ये वैल्यू होती है। आपको पता है ई नॉट की वैल्यू आपको निकालना है, जबकि बी नॉट आपको दिया है, कितना दिया गया 8 गुणे 10 की घात -6। या ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 3 24 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अगर इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि बाद दशमलव वाले को कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 3। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम। अब आपको पता है विद्युत क्षेत्र का मान देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट। तो आप जानते हो कितना हो जाएगा, बाकी वही आपका साइन 2 पाई 10 की पावर 11 इंटू टी प्लस 300 पाई एक्स। ये कितना हो जाएगा बेटा 2.4 इंटू 10 की पावर 3 साइन 2 पाई 10 की पावर 11 प्लस 300 पाई एक्स। ये आपका क्या होगा
आंसर। बस एज इट इज आपको ब्रैकेट वाला उतार देनी है वो चीज, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आपको सिर्फ बदल के रखनी है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आपको यहाँ पे हिंट दी गई है कि आपतन कोण कितना है बेटा, आपतन कोण अपवर्तन कोण का कितना है, दो गुना है। और आपको अपवर्तनांक दिया गया है म्यू, तो आप लिखोगे स्नेल के नियम से। कौन से नियम से लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे, स्नेल के नियम से। क्या होता है बेटा अगर स्नेल का नियम देखें हम, तो होता है यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना होता है 1/2, और 1/2 में आप जानते हो n का मान दिया गया कितना है यहाँ पर म्यू। आई की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है 2r अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये अगर हम देखें तो साइन 2 थीटा का फॉर्म लगाएंगे तो क्या होता है बेटा यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। आर कैंसिल, इधर दो इधर गुणे में इधर कहाँ में आएगा भाग में, तो cos r इज इक्वल टू म्यू बाई 2। ये r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा cos इनवर्स म्यू बाई 2। यही आपका क्या होगा बेटा आंसर। ठीक है, तो आपको फार्मूला कुछ यहाँ पे कोई कठिन सवाल नहीं था ये, आपको स्नेल का नियम पता होना चाहिए और आपको sin 2 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कितना होता है बेटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ अप्लाई किया गया है और आप जानते हो आसानी से हमने आंसर निकाल लिया है। आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जानते हो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो उनको लगेगा L और C की वैल्यू यहाँ नहीं दी गई है, लेकिन आप जानते हो यहाँ L और C की वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले हिंट दे दी गई कि कैसा परिपथ है, ये अनुनादी LCR परिपथ है। आपको पता है रेजोनेंस सर्किट है, और रेजोनेंस सर्किट के केस में जो प्रतिबाधा होती है जिसको हम किससे दिखाते हैं बेटा, प्रतिबाधा इंग्लिश में आप कहते हो इसको इम्पीडेंस है। जेड किसके बराबर होती है आर के, और आर का मान आपको दिया गया है कितना दिया गया है 100 ओम। यहाँ पे आपको वोल्टेज भी दिया गया है इसका, तो V आपको दिया गया है कितना दिया गया है 200 वोल्ट। तो आप धारा आसानी से निकाल सकते हो, क्या है बेटा I बराबर V बाई जेड, और V की वैल्यू है 200 बटे 100। यहाँ कट गया आपका कितना आएगा बेटा 2 एम्पियर। इसका मतलब आप जानते हो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा 2 एम्पियर, और यही आपका आंसर होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ आपको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं थी। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं सेट के आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पता है यहाँ पर ये सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, यदि उनका वेग Vp तथा V अल्फा हो तो Vp एवं V अल्फा में संबंध बताइए। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ सूत्र पता होना चाहिए कि विभवांतर और वेग में क्या संबंध होता है। तो वेग V बराबर होता है √2 डेल्टा VQ बाई M। यहाँ पे V क्या है, ये बेटा वेग V को दिखा रहा है, और ये वाला डेल्टा V किसको दिखा रहा है विभवांतर को। तो चलिए अल्फा कण के लिए अगर हम देखें तो आप जानते हो अल्फा कण का सबसे पहले प्रोटॉन की बात कर रहा है, और आप जानते हो अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो तो बेटा प्रोटॉन और अल्फा कण के द्रव्यमानों और आवेशों में संबंध कुछ होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है प्रोटॉन का आवेश कितना है यहाँ पर Qp, और अल्फा कण का आवेश मान है कितना है Q अल्फा। तो आप जानते हो अल्फा कण का जो आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का कितना होता है 2 गुना। और अगर प्रोटॉन का मास है mp, हमने माना इसका द्रव्यमान कितना है mp, तो इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। कितना होता है बेटा प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। तो चलिए देखते हैं अल्फा कण के केस में अगर हम देखें तो अल्फा कट के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा V बराबर √2 डेल्टा V। दोनों के लिए अगर आप देखो तो दोनों के ही केस में आपको पता है विभवांतर दोनों का क्या है समान। अब बात करें अल्फा कण के पहले हम देखेंगे प्रोटॉन के लिए, तो आप जानते हो प्रोटॉन का वेग Vp बराबर कितना हो जाएगा बेटा Vp इज इक्वल टू 2 डेल्टा V इंटू, अगर बात करें आवेश की तो कितना हो जाएगा Qp अपॉन कितना हो जाएगा mp। ये किसके लिए हम देख रहे हैं बेटा प्रोटॉन के लिए। अब अगर हम बात करें अल्फा कण के लिए, तो यहाँ हम बना ले रहे हैं अल्फा कण के लिए, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 डेल्टा V Q अल्फा अपॉन M अल्फा। किसके लिए होगा अल्फा कण के लिए, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप। समीकरण 1 को आप किससे भाग कर दोगे डिवाइड बाई समीकरण 2। कुछ आपको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा Vp बाई V अल्फा इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा। चौथी चीज आप जानते हो ऊपर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, m अल्फा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, m ऑफ प्रोटॉन इनटू ऊपर अगर आप देखो तो 2v कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा, qp बाई q अल्फा। अब अगर हम बात करें अल्फा कण के द्रव्यमान की, तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का, जबकि आप जानते हो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 गुना होता है किसका, प्रोटॉन के आवेश का। तो क्यूपी से क्यूपी कैंसिल, एमपी से एमपी कैंसिल, तो कम दो दो दूनी 4, कितना हो जाएगा बेटा 2/1 रूट में। और आप जानते हो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये √2 तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, लेकिन यहाँ 1 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर वीपी अनुपात वी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा √2 अनुपात 1। यही आपका क्या होगा। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हो, और आप जानते हो यहाँ पर आपको दोबारा सोल्यूशन समझा दिया जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर रात में जाकर वीडियो रिकॉर्ड की जाए ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बोर्ड के लिए अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।